Hello and welcome again to Pathfinder. My name is Rahul Bharadwaj and I welcome you all on this platform. This is a brief introduction here. इस टेलीग्राम चैनल पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं. फाइन. तो इकोनॉमी की ये हमारी सीरीज चल रही है. इंडियन इकोनॉमी के जो सीरीज हमारी है, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, पूरा जो सिलेबस है उसे हम इस सीरीज़ में कवर कर रहे हैं. ये आपका सीरीज का 5वां लेक्चर है. इससे पहले हमने नेशनल इनकम अकाउंटिंग को कंप्लीट कर लिया है, जिसके अंदर जीडीपी, जीएनपी, नेशनल इनकम, पर्सनल इनकम, ये सारे कॉन्सेप्ट है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट्सेट्रा. ओके, ये सारे कॉन्सेप्ट हमने कवर किए हैं. अभी हमारा चैप्टर चल रहा है इन्फ्लेशन का. फाइन. इन्फ्लेशन का ये चैप्टर हम यहाँ पे कर रहे हैं. इन्फ्लेशन का एक लेक्चर ऑलरेडी आपका हो चुका है, जिसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट की बात की थी कि इन्फ्लेशन क्या होता है, कितने टाइप का होता है और इन्फ्लेशन के कॉजेज़ क्या होते हैं बेसिकली, है ना. जहाँ तक कॉजेज़ की बात करें तो बेसिकली हमने बात की थी किस तरह से जो डिमांड है इंक्रीज़ हो रही है, सप्लाई उसको मैच नहीं कर पा रही है तो चीज़ों की प्राइस बढ़ जाएगी. इसी तरह से सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन की बात करें या फिर जो रॉ मटेरियल है ना, इनपुट है, उसकी कॉस्ट बढ़ रही है तो भी चीज़ों की प्राइस बढ़ रही है, वो हो गया. फिर हमने बात किया था स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन. कुछ स्ट्रक्चरल इनएफिशिएंसीज़ हैं, जैसे एग्रीकल्चर का बात हमने की थी सप्लाई चेन के रिगार्डिंग, तो उसकी वजह से भी चीज़ों की प्राइस बढ़ती है. कॉजेज़ की हम बात कर चुके हैं. आज हम इम्पैक्ट की बात करेंगे, इन्फ्लेशन को कैसे डील करते हैं, कंट्रोल करते हैं, उसकी बात करेंगे. और इसके अलावा काफ़ी सारे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, जैसे डिसइन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, स्क्यूफ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन, ओके, हेडलाइन इन्फ्लेशन, फिलिप कर्व, जो भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता रहता है, उन सबको भी यहाँ पे हम इस लेक्चर में लेंगे. आगे बढ़ते हैं. ये टेलीग्राम आपका चैनल है, इस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं. इसके अलावा अनअकैडमी पे जो फ्री क्लासेस होती हैं, प्लस प्लेटफॉर्म पे जो फ्री क्लासेस हैं, उसके लिए आप मुझे इस लिंक पे फॉलो कर सकते हैं. आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है. 30 नवंबर से पहले अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं प्लस प्लेटफॉर्म पे, उसका बेनिफिट ये रहेगा कि आपको जो कॉम्बो है उस पर हैवी डिस्काउंट ऑफर किए जा रहे हैं. तो इसकी फ़ीस जो है आपकी 1 साल की 55,000 है. ये आपकी फ़ीस है जिसमें आपकी प्री मेंस ऑप्शनल सबकी प्रिपरेशन पूरी होती है. घर बैठे आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं. लाइव क्लासेस, डाउट सॉल्विंग, टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग, स्टडी मटेरियल, एवरीथिंग इज देयर ऑन वन प्लेटफॉर्म. टाइम बाउंड मैनर में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, आपकी प्रिपरेशन फोकस रहती है, ओके, टारगेटेड प्रिपरेशन रहती है. तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दिस ऑफर्स हियर एंड टू गेट दिस एक्स्ट्रा डिस्काउंट यू कैन यूज द कोड RB Live. सब्सक्रिप्शन का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. स्टार्ट करेंगे इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट से, कि इन्फ्लेशन जो होती है, महंगाई जो बढ़ रही है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इम्पैक्ट होता है. फाइन. अलग अलग जो आपके फैक्टर्स हैं वो इसमें रहेंगे. तो सबसे पहले हमारे पास है कि जो परचेजिंग पावर होती है मनी की, उसको ये रिड्यूस करता है, या फिर आप कहेंगे कि उसको इरोड करता है ना, परचेजिंग पावर को. फॉर एग्जाम्पल, आप याद कीजिए अपने स्कूल के जो डेज हुए, या फिर आज से और भी हम पुराना बात करें, आज से 10 साल पहले का टाइम थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश कीजिए. क्लियर. तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि 1 लाख रुपए जो है बहुत बड़ा अमाउंट होता था. इवन अगर हम बात करें तो 50,000, 10,000 बहुत बड़ा एक अमाउंट माना जाता था. आज के टाइम पे आप कंपैरिजन करोगे पिछले 10 से 20 साल के कंपैरिजन में, तो आज आप देखेंगे कि जो चीज़ें पिछले है ना 10 साल 20 साल पहले हम परचेज कर सकते थे 1 लाख रुपए से, आज के टाइम पे वो परचेजिंग पावर नहीं रही है मनी की, है ना. उतनी चीज़ें आप नहीं परचेज कर सकते. आपने सुना होगा अपने पेरेंट्स को, इवन ग्रांड पेरेंट्स को, कि देखो हमने वहाँ पे ज़मीन ली थी या हमने ये चीज़ परचेज की थी, इतने में आ गई थी, आज तो खरीद भी नहीं सकते, समथिंग लाइक दिस. फाइन. ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है. तो यहाँ पे हो क्या रहा है, जो मनी है या जो करेंसी है, उसकी परचेजिंग पावर क्या हो रही है, इरोड हो रही है, रिड्यूस हो रही है, घट रही है. किस वजह से? क्योंकि हर साल क्या हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है. यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल हम ले सकते हैं पेट्रोल डीजल का, है ना. पेट्रोल डीजल पे अभी बहुत सारी इश्यूज़ हैं, क्योंकि पेट्रोल डीजल की प्राइसेस बहुत तेज़ी से बढ़ी हैं. इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी आपका प्राइस बढ़ना एक रीज़न है. इसके अलावा गवर्नमेंट जो टैक्सेस लगा रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, आपको पता होगा पेट्रोल डीजल पे जो है टैक्सेस लगते हैं. अगर टैक्स यहाँ पे नहीं लगेगा, अराउंड 46 रुपीज़ समथिंग विल बी द प्राइस, ना डीलर कमीशन वगैरह ऐड कर दीजिए, 2-3 रुपये के आसपास. बाकी फिर टैक्स लगता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है, स्टेट गवर्नमेंट अपना अपना वैट लगाती है. तो ये प्राइस पूरा मिलके आपकी 100 रुपये और उससे भी ऊपर पहुंच जाता है. तो अगर हम टैक्सेस पहले भी लगते थे, ऐसा नहीं है,
तो और जीएसटी के अंदर में नहीं आता है ये जो पेट्रोल और ये सब हैं, इवन इलेक्ट्रिसिटी है, ये सब आपके जीएसटी के दायरे से बाहर है। द थिंक इज दैट पेट्रोल और डीजल की जो प्राइसेस हैं, इमेजिन कीजिए आज से 10 साल पहले कितना सस्ता था, है ना, पेट्रोल या डीजल। अब यही चीज़ महंगा हो रहा है। तो 100 रुपये में पहले आप हो सकता है 2 लीटर तक ले लेते थे, आज आपको 100 रुपये में 1 लीटर भी नहीं मिल रहा है। क्लियर? तो जो फर्स्ट इम्पैक्ट है, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। ये क्या कह रहा है कि जो परचेजिंग पावर है मनी की वो रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि हर साल आपकी महंगाई बढ़ रही है, हर साल महंगाई बढ़ रही है। इसलिए आपने ये भी देखा होगा कि लोग क्या करते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं किसी प्रॉपर्टी के अंदर, किसी असेट के अंदर इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं। क्योंकि मान लीजिए अगर आपने सेविंग कर रखी है 10 लाख रुपए, समथिंग इज देयर, तो आज से 10 साल बाद उसकी जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी, है ना, क्योंकि उसकी परचेजिंग पावर कम हो रही है। यही 10 लाख रुपए अगर आपने किसी असेट के अंदर इन्वेस्ट कर दिया, असेट के अंदर इन्वेस्ट कर दिया, फॉर एग्जांपल लैंड इज देयर, तो उसकी वैल्यू बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए आप देखेंगे कि लैंड के अंदर बहुत ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करते हैं। गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया, दिस इज वन ऑफ द रीजन। सेकंड है यहाँ पे, ये हो गया आपका फर्स्ट इम्पैक्ट, ये ध्यान से समझ लीजिए। इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन देखने में इतने ही पॉइंट लग रहे हैं, लेकिन इनके पीछे जो चीज़ें हैं या जो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, इससे यूपीएससी ने काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे हैं। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे नेक्स्ट वाला जो आपका लेक्चर होगा उसमें हम CPI WPI ये जो इंडेक्स हैं इससे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा काफ़ी सारे क्वेश्चन लेंगे, यूपीएससी के ही क्वेश्चंस को हम डील करेंगे। सो यू विल बी एबल टू गेट द आइडिया कि हाँ ये क्वेश्चन हमसे होते हैं नहीं होते हैं, सर पढ़ा रहे हैं उससे कुछ हो भी रहा है नहीं हो रहा है, किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम का एक फील आएगा जो कि सही तरीका है एग्जाम की तैयारी करने का। सेकंड जो है यहाँ पे कहा जा रहा है, इट हर्ट्स द पुअर मोस्ट, जो गरीब आदमी है उसको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है इन्फ्लेशन। आपने सुना होगा कि अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोई भी इंडिविजुअल है ना, कोई भी हाउस होल्ड है, पुअर हाउस होल्ड है, गरीब कोई फैमिली है, उनकी 100 रुपये इनकम है। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं, 100 रुपये वहाँ पे उनकी इनकम है। तो उसमें से वो इस तरह से अपना मैनेज करते हैं कि हाउसिंग हो गया, अदर ट्रांसपोर्टेशन एट्सेट्रा, उसके ऊपर 30 रुपीज़ है, खाने वगैरह पे 30 रुपीज़ है, ठीक है ना। बाकी जो XYZ एक्सपेंसेस हैं बच्चों की एजुकेशन पे, हेल्थ पे, ओके, क्लोथिंग, फुटवियर एट्सेट्रा, उस पर 30 रुपये है। और इनका बच गया जो 10 रुपये जो बच रहा है वो क्या हो गया, सेविंग हो गई 10 रुपीज़ की। ये हमने अज्यूम किया, है ना। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे चीज़ों की प्राइस बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो जहाँ पे इस फैमिली का खर्चा मान लीजिए 30 रुपये में यहाँ पे ये चल जाता था खाने की, इससे रिलेटेड चीज़ों पे, वहाँ पे उसे ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है। मान लीजिए 35 रुपये खर्चा करना पड़ रहा है। उसकी इनकम नहीं बढ़ी है, हाउस होल्ड की, उस घर की इनकम अभी नहीं बढ़ी है, लेकिन महंगाई बढ़ रही है। और जो दूसरी चीज़ें हैं, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, या फिर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, उस पर भी उनका खर्चा बढ़ गया, 35 रुपीज़ हो गया, और यहाँ पे भी 35 रुपीज़ हो गया। तो कितना हो गया, यू हैव दिस 105 रुपीज़। ये क्या है, 105 रुपीज़ एक्सपेंडिचर है, इनका खर्चा है, इस फैमिली का खर्चा है। पहले एक्सपेंडिचर कितना था, पहले एक्सपेंडिचर था 90 रुपी, अभी महंगाई बढ़ती गई और एक्सपेंडिचर इनका हो गया 105 रुपी। ठीक है, तो इनके लिए तो गुजारा करना भी मुश्किल हो गया है। देख रहे हैं ना आप, सेविंग तो छोड़ दीजिए, इनके लिए अपनी जो नीड है, एसेंशियल नीड्स हैं, रोटी कपड़ा मकान के रिगार्डिंग अगर हम बात करें, वो पूरी करना भी मुश्किल हो गया है। इसलिए हम कहते हैं कि इन्फ्लेशन जो होता है सबसे ज़्यादा गरीब आदमी को नुकसान यहाँ पे पहुँचा रहा है, क्योंकि उनके लिए तो सर्वाइवल ही बहुत मुश्किल हो गया है। सेविंग वगैरह इन्वेस्टमेंट तो छोड़ दीजिए, इतना इम्पैक्ट उन पे नहीं रहेगा जो कंपैरेटिवली वेल ऑफ सेक्शन है सोसाइटी का, है ना, जो थोड़े से जिनकी इनकम ज़्यादा है, जो थोड़ा सेव करके रखते हैं, जिन्होंने इधर उधर इन्वेस्ट करा हुआ है, तो उनको इससे इतना इम्पैक्ट नहीं होगा। लेकिन जो गरीब आदमी बिल्कुल लाइन पे ही है, कैसे तैसे उसका गुजारा चल रहा है, उसको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है इन्फ्लेशन या महंगाई। इसीलिए आपने देखा होगा जब भी महंगाई बढ़ती है तो काफ़ी ज़्यादा जो है इस पर इशू होता है ना। गवर्नमेंट भी इस पर फटाफट से ध्यान देती है। रिजर्व बैंक के ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिसी का पार्ट है। अगर हम बात करें रिजर्व बैंक की जो पॉलिसी है, जिसे हम मॉनेटरी पॉलिसी के नाम से जानते हैं, तो उसका एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है कि इन्फ्लेशन जो है इसको मैनेज करना, इन्फ्लेशन का मैनेजमेंट करना या इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना या मैनेजमेंट ऑफ इन्फ्लेशन, ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आरबीआई की। और इसके पीछे रीज़न एक ये भी है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तो है ही, है ना, सारी चीज़ें तो है, लेकिन एक रीज़न यहाँ पे ये भी है कि जो गरीब आदमी हैं उनके लिए चीज़ें और ज़्यादा डिफिकल्ट ना हो। तो ये क्या हो गया, सेकंड इम्पैक्ट यहाँ पे हमने पढ़ा।
थर्ड यहाँ पे हम बात करते हैं, पहले ये नीचे वाले लेंगे, लास्ट में इस पॉइंट पे आएंगे। वी हैव लेस सेविंग्स। तो ये तो आपको इसी एग्जांपल से, अभी जो एग्जांपल लिया था वहीं से समझ आ गया होगा कि सेविंग लेस होगी या फिर होगी ही नहीं। जो अभी हमने एग्जांपल देखा था जहाँ पे 90 रुपीज़ में खर्चा चल रहा था, फिर 105 रुपये हो गया। ठीक है, तो सेविंग पहले 10 रुपये थी, अब सेविंग तो उड़ी गई है, आपको उधार लेने की नौबत आ रही है। ये हो जाएगा। टैक्स पेयर्स सफ़र। टैक्स पेयर सफ़र्स मतलब जो टैक्स दे रहे हैं लोग, उनको भी नुकसान होता है। कैसे नुकसान होता है इसे थोड़ा समझते हैं। आपकी मान लीजिए कोई भी जो कमोडिटी है, 100 रुपीज़ का ये कॉस्ट प्राइस है, और इस पर जीएसटी की जो रेट है, इस पर जो जीएसटी है, अगर हम टैक्स ऐड कर देते हैं 18% का, इस पर जीएसटी लगा देते हैं 100 रुपये पे, तो ये हो जाता है 118 रुपये। 118 रुपये। जीएसटी की रेट 100 रुपये ही है, लेकिन हम ये अज्यूम करके चलते हैं, मान लीजिए इस कमोडिटी की प्राइस ओवर द ईयर्स 100 रुपये से 200 रुपये पहुँच जाती है। क्या हो गया? 200 रुपये तक पहुँच जाती है। तो इसके ऊपर जो टैक्स लगेगा, है ना, मान लीजिए इनपुट कॉस्ट हुआ हो, किसी भी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ा हो, ये 200 रुपीज़ पे पहुंच गई, जब इस पे जीएसटी रेट लगाया जाएगा तो वही 18% लगेगा। तो आपका कितना हो जाएगा? पहले यहाँ पे आप 18 रुपये टैक्स दे रहे थे, ठीक है ना, यू हैव दिस 18% के हिसाब से 18 रुपये आप टैक्स दे रहे थे। अब आपका जो टैक्स आप दे रहे हो, है ना, जितना भी आप टैक्स पे करोगे वो क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ऑब्वियसली ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, इनडायरेक्ट टैक्स जो दे रहे हो, फाइन, वो आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। तो ये भी एक रीज़न है कि टैक्स पेयर भी सफ़र करते हैं। ठीक है, टैक्स पेयर भी सफ़र करते हैं। तो दिस इज़ द थिंग। इस केस में तो आपका डबल हो रहा है ना। ये एग्जांपल हमने समझाने के हिसाब से यहाँ पे लिया है। लास्ट जो एक और इम्पैक्ट है उसकी अगर हम बात करें, ये थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़िए, या इसको पढ़ने से पहले एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे देता हूँ। जो हमने सबसे पहले एग्जाम्पल लिया था, ये जो परचेजिंग पावर इरोड होती है, ये वाला, है ना, जिसमें हमने बात की थी कि 1 लाख रुपए अगर 10 साल पहले होते तो उससे आप काफ़ी सारी चीज़ें परचेज कर सकते हैं एंड ऑल। 1 लाख रुपए की जो वैल्यू है, 1 लाख रुपये की जो वैल्यू है, वो 10 साल बाद, 10 ईयर्स के बाद में, 10 ईयर्स के बाद में क्या ये 1 लाख रुपए की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी या 1 लाख रुपए की वैल्यू कम होगी? किस तरह से इसे समझना है कि जो 10 लाख रुपए हैं, सॉरी 1 लाख जो ये रुपए हैं, फाइन, इसको अगर आप 10 साल पहले देखेंगे तो आप देखेंगे कि हाँ, 1 लाख रुपए में काफ़ी सारी चीज़ें आप जो है परचेज कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू प्रेजेंट डे। आज से 10 साल पहले से आप कंपैरिजन कर रहे हैं, आज आप देखेंगे तो 1 लाख रुपए में उतनी चीज़ें नहीं आ पा रही हैं आपके पास में। ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं जो वैल्यू है वो कम यहाँ पे हो रही है, क्योंकि परचेजिंग पावर उसकी इरोड हो रही है। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में क्या होता है, ये मेंशन किया जाता है, ये कहा जाता है कि जो आपके क्रेडिटर्स होते हैं, है ना, क्रेडिटर्स होते हैं, जैसे बैंक हो गया, जो भी आपके इंडिविजुअल्स जो भी उधार दे रहे हैं, क्रेडिटर्स हैं या जो बैंक्स हैं, उनको इसकी वजह से नुकसान होता है। और जो डेटर हैं, जो उधार ले रहा है, जिसने उधार ले लिया, मान लीजिए आपने बैंक से उधार ले लिया 20 साल के लिए, 20 साल के लिए, आज की तारीख में आपने 5 लाख रुपए ले लिए। आज से 20 साल बाद आप 5 लाख रुपए अगर उसको पे करते हैं तो इन कंपैरिजन ईजी होगा आपके लिए। या फिर आपको जो बेनिफिट मिलना था, आपने एक साथ बैंक से 5 लाख रुपए ले लिए, आज आपने जो 5 लाख रुपए की वैल्यू है उसको पूरा यूटिलाइज किया, बैंक को 20 साल बाद दे रहे हो 5 लाख रुपए, तो हो क्या रहा है, हर साल उसकी परचेजिंग पावर रिड्यूस हो रही है। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से। ठीक है, तो इस केस में ये कहा जाता है कि जो डेटर्स हैं उनको थोड़ा फायदा रहता है ना। तो इसी चीज को इन्होंने मेंशन किया है, इन्फ्लेशन रीडिस्ट्रीब्यूट्स वेल्थ फ्रॉम क्रेडिटर्स टू डेटर्स, हैंस लेंडर्स सफर, जो लोग लोन दे रही हैं, जो लोग उधार दे रहे हैं, वो सफर करते हैं, बोरोवर्स गेन, उनको गेन हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो उसकी एक्चुअल एट प्रेजेंट आज की तारीख में जो परचेजिंग पावर है उसका पूरा का पूरा यूटिलाइजेशन कर लिया है। ठीक है, अब धीरे धीरे उसकी परचेजिंग पावर रिड्यूस होती जाएगी ओवर द ईयर्स। ठीक है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये जो है स्टेटमेंट आपका मेंशन किया गया। ये सारे के सारे क्या हो गए, इम्पैक्ट हो गए, इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग इम्पैक्ट यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट जो टॉपिक है, इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन हमने देखा। ठीक है, अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे किया जाता है? अब महंगाई बढ़ रही है बहुत तेजी से,
तो ये तो पॉलिटिकली सेंसिटिव इशू भी है ना, महंगाई की वजह से सरकारें बनती हैं, गिर जाती हैं, बहुत सेंसिटिव एक इशू होता है। महंगाई को कंट्रोल करने के क्या क्या तरीके हैं, तो हमने 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया है। फर्स्ट जो कैटेगरी है इसे हम कहते हैं फिस्कल मीजर्स। अब ये जो वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है फिस्कल, इसका क्या मतलब है? फिस्कल का मतलब हो गया गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, जिसमें गवर्नमेंट कोई टैक्स लगा रही है, कहाँ पे खर्चा कर रही है, कोई प्रोजेक्ट अनाउंस कर रही है, ये सारी चीज़ें फिस्कल मीजर्स में आएंगी, है ना। इट डील्स विद द गवर्नमेंट पॉलिसी टू इन्फ्लुएंस द मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे कि अभी हम रिसेंट ही एग्जाम्पल लेते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगाई जा रही थी पेट्रोल डीजल पे, पेट्रोल डीजल के ऊपर जो आपकी ये लगाई जा रही थी एक्साइज ड्यूटी, है ना, वो एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इन्फ्लेशन बढ़ रही थी, क्योंकि पेट्रोल डीजल की प्राइस बढ़ रही है, सभी चीज़ों की प्राइस बढ़ेगी, हर जगह ट्रांसपोर्टेशन चाहिए आपको। द थिंग इज दैट गवर्नमेंट ने जो एक्साइज ड्यूटी या जो इनडायरेक्ट टैक्स था उसको कम कर दिया, ठीक है ना, ताकि इससे क्या हो, महंगाई कम हो जाए, है ना, ये प्रयास था गवर्नमेंट का। तो जो टैक्सेशन रिलेटेड चीज़ें हैं, है ना, टैक्सेशन रिलेटेड चीज़ें हैं वो यहाँ पे गवर्नमेंट करेगी, तो वो फिस्कल मीजर में आएगा। दिस इज द थिंग, रिडक्शन इन द इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये जैसे हो गया, अभी हमने एग्जांपल लिया है। और यहाँ पे क्या हो सकता है, द थिंग इज दैट गवर्नमेंट और बहुत सारे इनिशिएटिव ले सकती है ना। और इसके अंदर क्या होगा, देखिए गवर्नमेंट का फैक्टर कैसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एक स्टेबल गवर्नमेंट आपके पास है, एक स्ट्रांग गवर्नमेंट है, तो वो स्ट्रांग मीजर्स ले सकती है। अदरवाइज क्या होंगे, काफ़ी सारे कंपल्शंस हैं जिसकी वजह से जो एक्शन लिए जाने चाहिए वो नहीं ले पाएंगे। तो एक स्टेबल स्ट्रांग गवर्नमेंट जरूरी है, और उसके अलावा गवर्नेंस का भी रोल रहेगा, ठीक है ना, गवर्नेंस का भी यहाँ पे रोल रहेगा। ये हुए आपके फिस्कल मीजर्स, जिसके अंदर गवर्नमेंट जो भी है, जो भी सिनेरियो गवर्नमेंट के सामने, उस हिसाब से गवर्नमेंट यहाँ पे एक्शन लेती है। अगर मनी सप्लाई मार्केट में बहुत ज़्यादा है तो हो सकता है कि गवर्नमेंट डायरेक्ट टैक्सेस को इंक्रीज कर दे, है ना, डायरेक्ट टैक्सेस को इंक्रीज कर दे। दिस इज़ वन ऑफ द थिंग हियर। इनडायरेक्ट टैक्सेस को कम किया जाएगा, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं सभी पे समान रूप से लगते हैं, गरीब अमीर कोई मतलब नहीं है, जो भी उस प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहा है उस पर वो टैक्स लगेगा। ये हुआ फिस्कल मीजर। सेकेंड होता है मॉनिटरी मीजर्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉनिटरी मीजर्स में क्या आएंगे, वो मीजर जो आरबीआई के द्वारा लिए जा रहे हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया का सेंट्रल बैंक है, फाइन, विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ मनी सप्लाई इन द मार्केट, इन द इकोनॉमी, एंड प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी, वन ऑफ द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ द आरबीआई इज टू कंट्रोल और मैनेज द इन्फ्लेशन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। अगला जो चैप्टर है हमारे पास में मॉनिटरी पॉलिसी ही हम पढ़ेंगे इसके बाद में, उसके बाद बैंकिंग सिस्टम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो भी इनिशिएटिव होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई के, वो इसी से रिलेटेड होते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है आरबीआई की? आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब है इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई का मैनेजमेंट, कि मनी सप्लाई को बढ़ाना है कि कम करना है। अब यहाँ पे हमने कॉजेज के अंदर देखा था कि अगर मनी सप्लाई बढ़ रही है तो इन्फ्लेशन भी बढ़ता है। तो आरबीआई क्या करेगा, अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा है, इन्फ्लेशन, महंगाई अगर आपकी ज़्यादा है, महंगाई ज़्यादा है, तो आरबीआई क्या करेगा, मार्केट के अंदर जो मनी सप्लाई है, मार्केट के अंदर जो मनी सप्लाई है इसे कम कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन ज़्यादा है। और ये अभी हमने कॉजेज के अंदर पढ़ा था, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि मनी सप्लाई जो होती है इन्फ्लेशन को इम्पैक्ट करती है। अगर मनी सप्लाई ज़्यादा है तो इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा। तो आरबीआई क्या करेगा, इन्फ्लेशन को कम करने के लिए मनी सप्लाई को कम करेगा, मार्केट से मनी सप्लाई को कम करेगा, ठीक है। और अगर इन्फ्लेशन आपका ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल चल रहा है, मार्केट के अंदर ग्रोथ चाहिए, है ना, बिजनेस जो हैं, जो भी आपके उद्योग हैं, जो भी उद्योग वगैरह हैं, उनको इजी मनी सप्लाई अवेलेबल हो, है ना, इजी लोन मिल जाए, कम दरों पे लोन मिल जाए, ताकि नए बिजनेस आपके हों, ऑलरेडी बिग बिजनेस हैं वो ग्रो करें। तो उसके लिए आरबीआई क्या करेगा, मनी सप्लाई को बढ़ा देता है, जैसा अभी हो रहा है, अभी मनी सप्लाई बढ़ा रखा है। तो यहाँ पे रोल आ जाता है मॉनेटरी मीजर्स का। मॉनेटरी मीजर्स मतलब मनी सप्लाई रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे रहेगी। तो इन सब चीज़ों को आरबीआई कैसे करता है, अपनी पॉलिसी रेट से, सीआरआर से, ये सब चीज़ें अगला जो चैप्टर है वहाँ पे हम डिटेल में पढ़ेंगे। पॉलिसी रेट्स क्या होती हैं, कैश रिजर्व रेशो क्या है, ठीक है ना, एसएलआर क्या है, बेस रेट क्या होती है, एंड ऑल, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में वहाँ पे पढ़ेंगे। तो अभी मॉनेटरी मीजर्स में क्या आता है ये ध्यान रख लीजिए। थर्ड होता है एडमिनिस्ट्रेटिव मीजर, जहाँ पे प्रशासन का रोल आएगा, प्रशासन का रोल आएगा। और ये हमने पहले भी देखा था कॉजेज़ के अंदर कि इन्फ्लेशन के कुछ रीजंस हैं, जिसके अंदर होर्डिंग भी है, ब्लैक मार्केटिंग भी है,
आप जमाखोरी कर रहे हो, कालाबाजारी कर रहे हो चीज़ों की, वहाँ पे आपके एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन का रोल आता है कि इनके ऊपर एंटी ब्लैक मार्केटिंग मेजर्स लिए जाएं, है ना। जमाखोरी कर रहे हैं तो उनके ऊपर आपका एक्शन लिया जाए, होर्डिंग के अगेंस्ट में एक्शन लिया जाए। और एक और चीज़ यहाँ पे रहेगी, जैसा अभी हमने देखा स्पेशली जो खाद्य तेल हैं, फाइन, जो भी आपके वेजिटेबल ऑयल्स वगैरह इसमें आते हैं, उसमें हमने देखा कि इनकी प्राइसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। तो एक सजेशन यहाँ पे आया, काफ़ी सारे आर्टिकल्स में भी आपने पढ़ा होगा, काफ़ी सारे आर्टिकल्स में इसको मेंशन किया गया कि क्यों ना आप इसको पीडीएस के अंदर इंक्लूड कर दो, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम है, जहाँ पे हम सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन देते हैं, है ना, उसी तरह से ये जो तेल है इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाए कम दामों पे, ताकि लोगों को मुश्किल ना हो, क्योंकि लोगों के लिए अफोर्ड करना ही मुश्किल हो रहा था, है ना, वो अफोर्डेबिलिटी के उसके कैटेगरी से बाहर हो रहा था, बड़ा मुश्किल हो गया था। तो यहाँ पे क्या होगा, सब्सिडाइज डिस्ट्रीब्यूशन इज वन ऑफ द मेजर हियर। तो ये कुछ मेजर्स आपके हो सकते हैं रिगार्डिंग द कंट्रोलिंग ऑफ इन्फ्लेशन। अब हम आते हैं कुछ रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के बारे में। रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, किससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं ये? इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट्स हैं। यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ है डिसइन्फ्लेशन, है ना। डिसइन्फ्लेशन का क्या मतलब है, डिफ्लेशन का क्या मतलब है, तो ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती है, इसको आप ध्यान रखिए। इन्फ्लेशन में क्या हो रहा है, प्लीज हैव अ लुक। ये आपकी इन्फ्लेशन की रेट है, यहाँ पे ये इन्फ्लेशन की रेट है, 0 से ऊपर ये पॉजिटिव में चल रही है सारी इन्फ्लेशन की रेट। तो इन्फ्लेशन की रेट जब बढ़ रही है, ठीक है ना, कंसिस्टेंटली जब इंक्रीज हो रहा है इन्फ्लेशन के अंदर, प्राइस लेवल के अंदर, है ना, प्राइस लेवल में कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है, तो इसके लिए हमने वर्ड यूज किया इन्फ्लेशन, फाइन। लेकिन जब इन्फ्लेशन का जो रेट है ये रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है, इन्फ्लेशन का रेट रिड्यूस हो रहा है, मान लीजिए यहाँ पे ये रेट था 6%, ये 4%, तो 4 से ये गया 5, फिर 6, फिर ये रिड्यूस होना स्टार्ट हुआ, 4 से आया 5 पे, 5 से आया फिर 4, फिर 3, 2, तो ये जो रिडक्शन आ रहा है, किसके अंदर रिडक्शन आ रहा है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन के अंदर क्या हो रहा है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन आपकी रिड्यूस हो रही है, रिड्यूस हो रही है, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं डिसइन्फ्लेशन। तो ये जो आप ग्राफ यहाँ पे देख रहे हैं, इसके अंदर यहाँ पे ये इन्फ्लेशन लिखा हुआ है। अब रेट ऑफ इन्फ्लेशन जब रिड्यूस हो रही है तो इसे हमने डिसइन्फ्लेशन नाम दे दिया। डिसइन्फ्लेशन का मतलब ये नहीं है कि चीज़ों की जो प्राइसेस हैं वो कम हो रही हैं, मतलब आपकी जो चीज़ें हैं, जो भी वस्तुएं हैं वो सस्ती हो रही हैं, इसका मतलब ये नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन तो अभी भी पॉजिटिव टेरिटरी के अंदर है, ठीक है, इन्फ्लेशन तो अभी भी पॉजिटिव है ना। जैसे यहाँ पे डिसइन्फ्लेशन है, तो यहाँ पे क्या हुआ, 5% है, 4% है, तो इन्फ्लेशन तो अभी है, 4% से महंगाई बढ़ रही है, 5% से बढ़ रही है, लेकिन रेट ऑफ इन्फ्लेशन आपका नीचे आ गया है, इसलिए हमने इसको वर्ड को यूज किया डिसइन्फ्लेशन। तो डिसइन्फ्लेशन का मतलब है इन्फ्लेशन का रेट क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी वस्तुएं, चीजें सस्ती हो रही हैं, ठीक है ना। Therefore, in case of inflation, price of the goods and service rise. चीजों की, वस्तुओं की, सेवाओं की, गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्राइस है वो आपकी बढ़ेगी, ठीक है ना, वो आपका इंक्रीज होगा, इसको ध्यान रखना है। ये हुआ डिसइन्फ्लेशन। तो फिर प्राइस जो है कमोडिटीज की वो सस्ती कब होती है? जैसे इन्फ्लेशन में तो चीजें महंगी हो रही हैं, फिर चीजें सस्ती कब होती है? वो होती है जब आपका ये इन्फ्लेशन जो रेट है ये नेगेटिव टेरिटरी में आ जाता है, या फिर हम कहते हैं सीपीआई नेगेटिव टेरिटरी में आ जाता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो हम कल वाली क्लास में करेंगे, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है ये सब। तो जब आपकी इन्फ्लेशन ये जो रेट है ये निगेटिव टेरिटरी में आ गया, तब चीज़ें क्या होती है, सस्ती होना स्टार्ट हो जाती है, चीज़ों की जो प्राइसेस हैं, गुड्स एंड सर्विस जो है, इनकी प्राइस नीचे आना स्टार्ट हो जाती है, और इस चीज़ को हम कहते हैं, इस टर्म को हम कहते हैं डिफ्लेशन। डिफ्लेशन, इस टर्म को क्या कहा जाता है, डिफ्लेशन। तो यहाँ पे आप देखेंगे तीनों चीज़ों को एक बार यहाँ पे देख लीजिए, ये 0% है, ठीक है ना, इन्फ्लेशन की ग्रोथ हम बता रहे हैं, 0% के ऊपर क्या होगा, प्लस के अंदर जाएगी इन्फ्लेशन, +1, +2, +3, ऐसा। 0 के नीचे क्या है, माइनस के अंदर आ रही है। तो जब आपकी इन्फ्लेशन इस तरह से बढ़ रही है ना, इन्फ्लेशन ग्रो आपका कर रहा है, तो हमने ये नाम दे दिया। फिर जब इन्फ्लेशन रेट रिड्यूस हो रहा है, आपका कंसिस्टेंटली रिड्यूस हो रहा है, तो हमने कहा डिसइन्फ्लेशन, ये डिसइन्फ्लेशन लिखा हुआ है। और जब आपका इन्फ्लेशन ग्रोथ नेगेटिव हो गई, मतलब सीपीआई नेगेटिव टेरिटरी में आ गया है, 0% के नीचे आ गया, जैसे ये नेगेटिव आएगा तो चीज़ें क्या हो जाएंगी, सस्ती होना स्टार्ट हो जाएंगी, ओके, गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगी, दिस विल बी नॉन एज डिफ्लेशन।
डिफ्लेशन। ये आपका हो गया डिफ्लेशन। ठीक है, तो ये तीनों जो टर्म आपकी हैं इनके अंदर आपको डिफरेंसेस पता चल गए। डिफ्लेशन से रिगार्डिंग अब कुछ और चीज़ें हैं उसे हम समझते हैं। देखिए सुनने में आपको अजीब लगेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम का इशू है ना, गवर्नमेंट के लिए महंगाई बड़ा इशू नहीं है, या फिर रिजर्व बैंक की बात करें, इन्फ्लेशन को मैनेज करना आसान है। इन्फ्लेशन को मैनेज करना आसान है। डिफ्लेशन अगर एक बार स्टार्ट हो जाता है तो मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है ना। बहुत बुरी हालत हो जाती है डिफ्लेशन के अंदर। अगर आपका डिफ्लेशनरी स्पाइरल स्टार्ट हो जाता है, वो पूरा जो विशियस साइकिल स्टार्ट हो जाता है, फिर चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है। क्यों? क्योंकि डिफ्लेशन क्या होता है, सेल्फ री इन्फोर्सिंग होता है। सेल्फ री इन्फोर्सिंग होता है। इसे थोड़ा सा हम समझते हैं किस तरह से ये पूरा रहता है। मान लीजिए डिफ्लेशन में क्या हो रहा है, चीज़ों की प्राइसेस कम हो रही हैं। एक ब्लैंक स्क्रीन हमें यहाँ पे चाहिएगी। ठीक है, डिफ्लेशन। डिफ्लेशन का मतलब है प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या हो रहा है, कम हो रही है। यहाँ पे क्या हो रही है, कम हो रही है प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो जब चीज़ों की, वस्तुओं की प्राइस आपकी नीचे आना स्टार्ट हो जाएगी तो जो प्रॉफिट हैं, जो मार्जिन हैं कंपनियों के, ट्रेडर्स के, वो भी कम होंगे। कैश फ्लो भी आपका कम होगा। ठीक है ना, कैश फ्लो भी इकोनॉमी के अंदर आपका कम होना स्टार्ट हो जाएगा। कैश फ्लो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना, प्रॉफिट मार्जिन्स आपके कम होना स्टार्ट हो जाएंगे। और जब प्राइसेस नीचे जाना स्टार्ट होती हैं तो लोग थोड़ा सेविंग करना स्टार्ट करते हैं ना, वो रुकते हैं अपने डिसीजन के लिए कि और प्राइस नीचे जाएगी तब हम खरीदेंगे। तो दिस इज अगेन वन ऑफ द रीज़न कि हाँ, कैश फ्लो आपका कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो कंपनियों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है सर्वाइव करना। ठीक है, उसकी वजह से वो क्या करते हैं, अपना प्रोडक्शन कम करते हैं। प्रोडक्शन कम करते हैं, ले ऑफ करना स्टार्ट कर देते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। प्रोडक्शन अगर कंपनियां कम कर देंगी तो उनको क्या चाहिएगा, कम लेबर फोर्स चाहिएगा। कम लेबर फोर्स चाहिएगा, ले ऑफ करना स्टार्ट करेंगे। नई आपकी जो रिक्रूटमेंट है इसे तो भूल जाइए। तो इसकी वजह से क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। अब अनएम्प्लॉयमेंट अगर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा तो इसकी वजह से क्या होगा, लोगों के हाथ में जो पैसा है वो नहीं आएगा, कम आएगा। ठीक है, जब वहाँ पे आपके हाथ में पैसा कम आ रहा है, मनी कम है, तो आपकी परचेजिंग पावर नहीं रहेगी। ठीक है ना, परचेजिंग पावर नहीं रहेगी तो आप, इससे मार्केट में क्या होगा, इससे मार्केट में डिमांड जो होगी, मार्केट में जो डिमांड होगी वो क्या हो जाएगी, चीज़ों की डिमांड कम हो जाएगी। चीज़ों की डिमांड कम हो जाएगी। और ये तो हम शुरू से ही इन्फ्लेशन के चैप्टर से शुरू से ही डिस्कस करते आ रहे हैं कि डिमांड अगर बढ़ती है तो चीज़ों की प्राइस बढ़ती है, डिमांड अगर कम होगी तो चीज़ों की प्राइसेस कम हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो प्रोडक्ट्स हैं इनकी डिमांड कम हो रही है, इनकी डिमांड कम हो रही है, तो प्राइस वापस से, डिमांड कम होगी तो चीज़ों की प्राइस और नीचे आ जाएगी, और नीचे आ जाएगी तो फिर ये कैश फ्लो कम होगा, कंपनियां अपना प्रोडक्शन कम करना स्टार्ट कर देंगी, अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, फिर से डिमांड और नीचे आ जाएगी। तो ये क्या हो गया, इससे हम कह रहे हैं सेल्फ रीइंफोर्सिंग है। ये होता है डिफ्लेशनरी स्पाइरल। ये क्या होता है, एक तरह का विशियस साइकिल है ना, जिसे तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए गवर्नमेंट के लिए हेडेक की बात होती है कि यार मतलब डिफ्लेशन की तरफ तो हम नहीं जा रहे ना, डिफ्लेशनरी प्रेशर तो क्रिएट नहीं हो रहा, इन्फ्लेशन तो चलता रहता है। और इन्फ्लेशन को अच्छा भी समझा जाता है, ये हमने देखा था, है ना, मैंने आपको बताया भी था क्यों अच्छा है, क्योंकि थोड़ा सा इन्फ्लेशन का लेवल होना जरूरी है अगर आपको ग्रो करना है, ग्रोथ के लिए। ठीक है ना, जो मार्जिन्स हैं, ट्रेडर्स हैं, कंपनीज हैं, उनके मार्जिन्स बने रहें, वो ज़्यादा प्रोड्यूस करते रहें, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, इकोनॉमी ग्रो करेगी। ठीक है ना, जॉब्स क्रिएट होंगे, ये सब चीज़ें। ये पूरा आपका स्पाइरल होता है और ये सेल्फ रीइंफोर्सिंग होता है, क्योंकि एक बार डिमांड कम होगी फिर प्राइसेस कम होगी, फिर पूरा ये साइकिल चलेगा जो कि डिमांड को कम करेगा। तो इसे रोकने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, हमने पढ़ा था फिस्कल मीजर्स, है ना, कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन के अंदर हमने फिस्कल मीजर्स की बात की थी। तो वो जो फिस्कल मीजर्स हमने पढ़ा था, यहाँ पे गवर्नमेंट का क्या रोल आएगा, गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग यहाँ पे इंक्रीज करेगी, गवर्नमेंट खर्चा करेगी। क्यों? क्योंकि डिमांड तो वैसे ही कम है, लोगों के पास पैसा नहीं है एंड ऑल। तो गवर्नमेंट बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स यहाँ पे अनाउंस करती है। ठीक है, मेगा प्रोजेक्ट, यहाँ पे मान लीजिए कोई हाईवे है,
उसके लिए गवर्नमेंट ने अनाउंस किया ये मेगा हाईवे बनेगा, कोई फ्रेट कॉरिडोर यहाँ पे बन रहा है, इसके लिए इतना फंड जारी किया गया है। तो उसके लिए क्या है, मान लीजिए आपको चाहिए आयरन की भी ज़रूरत है, आयरन, स्टील, फाइन, यू नीड द सीमेंट, ऑल काइंड ऑफ सर्विसेज आपको जो भी हैं, उसके लिए वर्कर्स भी चाहिएंगे। तो एक क्या होगा, एक पुश क्रिएट होगा, चीज़ों की डिमांड बढ़ना स्टार्ट होगी। चीज़ों की डिमांड बढ़ना स्टार्ट होगी तो कंपनियां प्रोडक्शन को भी यहाँ पे बढ़ाएंगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो लोग, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, लोगों के हाथ में पैसा आएगा और फिर ये क्या करेगा, डिमांड को बूस्ट करेगा। इसलिए आपने देखा होगा कि अभी जो आत्मनिर्भर भारत अभियान का पैकेज था जो लास्ट ईयर अनाउंस किया था, उसमें गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे अनाउंसमेंट किए थे और उसका पर्पस ये था कि ये जो डिमांड कम आ गई है कोरोना की वजह से, इसको कैसे हम ऊपर लेके जाएं। अदरवाइज ये जो डिफ्लेशनरी स्पाइरल अगर स्टार्ट हो जाता है तो इकोनॉमी को बाहर निकालना बड़ा मुश्किल है। फाइन, क्योंकि प्रोडक्शन कम हो रहा है, आपकी जो इकोनॉमी है उसका आउटपुट कम हो जाएगा। टोटल जो आउटपुट है उसका क्या मतलब है, उसकी मार्केट वैल्यू अगर आप देखोगे दैट इज द जीडीपी, तो आपकी जीडीपी नीचे आ रही है, तो फिर कैसे बाहर निकलें। तो यहाँ पे ये एक्ट किया जाता है, ठीक है ना, डिमांड को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। अब डिफ्लेशन के साथ इतनी ही प्रॉब्लम्स नहीं है ना, ये जो मैंने एक्सप्लेन किया है, ये जो आपका चार्ट है, दिस विल नॉट बी देयर इन द पीडीएफ, है ना, जो आपके पीडीएफ होंगे उसमें ये शो नहीं होगा, क्योंकि जो भी टेक्स्ट है यहाँ पे जो भी लिखा जा रहा है, सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। फाइन। अब डिफ्लेशनरी जो आपका प्रेशर है या जो डिफ्लेशन है, इसके साथ प्रॉब्लम्स इतनी ही नहीं है, और भी काफ़ी सारे इश्यू हैं। क्या है, इसे हम समझते हैं। ये विस्चियस साइकिल मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। विस्चियस साइकिल जो इकोनॉमी को रिसेशन के अंदर लेके आता है एंड ऑल, दिस इज द थिंग। प्रॉब्लम्स और क्या हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती हैं कि जो बैंक हैं, है ना, उनका एनपीए बढ़ने का चांस हो जाता है, बैंकरप्सी बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, कंपनियां दिवालिया होना स्टार्ट हो जाती है। क्यों हो जाती हैं, क्योंकि कंपनियों के प्रॉफिट मार्जिन गिर रहे हैं, उनके लिए प्रोडक्शन वो कम कर रही हैं, कम करने पे भी बात नहीं बन रही है, तो फिर वो बंद करना स्टार्ट करती हैं। ठीक है, बंद करना स्टार्ट करती हैं, तो जो कंपनी है, मान लीजिए उसने लोन ले रखा है, करोड़ों रुपए का लोन ले रखा है, तो कंपनी कहेगी हम लोन नहीं दे सकते, तो बैंक का एनपीए बढ़ गया। ठीक है, एनपीए का मतलब अभी के लिए इतना समझिए, नॉन परफॉर्मिंग असेट इसका मतलब होता है, इसका मतलब होगा ऐसा कोई भी कमर्शियल लोन जो 3 महीने तक जिसकी किस्त नहीं आ रही है ना, प्रिंसिपल इंटरेस्ट या दोनों, कुछ भी इस तरह से नहीं आ रहा है, तो वो एनपीए में चला जाता है। एनपीए बढ़ रहा है तो बैंकों को लॉस होगा, है ना। अब बैंक देखेंगे मार्केट में ऐसी सिचुएशन है, कंपनियां फेल कर रही हैं, ठीक है ना, वो उन्होंने लोन लिया हुआ था, अब चुका नहीं पा रही है, तो क्या बैंक इस सिचुएशन में, क्या बैंक और लोन देना स्टार्ट करेंगे? क्या वो नए लोन देने में मतलब और ज़्यादा कॉशियस हो जाएंगे या बड़े आसानी से देंगे? वो बैंक ऐसा कहेंगे कि चलो हमारा एनपीए तो हो ही रहा है, आप भी ले जाओ, आप भी ले जाओ, सब ले जाओ, एनपीए बढ़ ही रहा है और बढ़ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा तो नहीं होगा, है ना। तो बैंक्स विल बी वेरी वेरी कॉशियस इन दिस काइंड ऑफ सिनेरियो, जहाँ पे कंपनियां बैंकरप्ट हो रही हैं, है ना, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट आपका डेटेरियोरेट हो रहा है, तो क्या होगा फिर मार्केट के अंदर मनी सप्लाई और कम होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि बैंक लोन नहीं दे रहे हैं, दे भी रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे दे रहे हैं, उसमें बिजनेस सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो फिर जब आपके पास में कैपिटल ही अवेलेबल नहीं है, तो फिर बिजनेस कैसे ग्रो करेंगे, नए बिजनेस कैसे ग्रो करेंगे, ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है वो कैसे जो है एक्सपेंड करेंगे। हमने देखा था ना, प्रोडक्शन जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है 4 हमने देखे थे, उसमें कैपिटल वाज वन ऑफ दैट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो कैपिटल का एक्सेस तो बड़ा मुश्किल बना दिया आपने, और बैंकों की भी इसमें गलती नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट ही ऐसा होता जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशन बन जाती है, और इसकी वजह से क्या होता है, डिमांड और नीचे आती है। फाइन, डिमांड और नीचे आती है और बड़ा मुश्किल हो जाता है इस डिफ्लेशन को डील करना, इसलिए इसको बहुत मुश्किल माना जाता है इन कंपैरिजन टू इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को डील करना तो आसान है, इसके लिए आपको ज़्यादा नहीं करना है कुछ, आरबीआई अपने हिसाब से मैनेज करता रहता है। ओके, इन कंपैरिजन टू डिफ्लेशन, तो डिफ्लेशन को मैनेज करना बड़ा मुश्किल है, हमने देख लिया पूरा किस तरह से होता है। ये हुई डिफ्लेशन की बात। डिफरेंस हम देख चुके हैं, इन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, डिफ्लेशन के अंदर। ओके, ये जो स्पाइरल है, डिफ्लेशनरी स्पाइरल, इसकी भी हम बात कर चुके हैं। जो अभी चीज़ हमने डिस्कस की है वही चीज़ यहाँ पे टेक्स्ट के फॉर्म में लिखा हुआ है, हमने इसको डिस्कस कर लिया है। अब कुछ टर्म्स आएंगी, आपकी छोटी छोटी टर्म्स हैं, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है ओपन इन्फ्लेशन। ओपन इन्फ्लेशन का मतलब है कि
कोई भी यहाँ पे अथॉरिटी, गवर्नमेंट हो गया या कोई सेंट्रल बैंक है, मान लीजिए इंडिया का केस हो, इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ रही है ना, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, सीपीआई जो है आपका 6% की लिमिट को भी क्रॉस कर गया, 10%, 20% बढ़े ही जा रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है, ना गवर्नमेंट कुछ कर रही है, ना आरबीआई कुछ कर रहा है। इस तरह का जो इकोनॉमी होती है जहाँ पे इस तरह की रेस्ट्रिक्शन नहीं होते हैं, है ना, इंटरप्शन नहीं किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, प्राइस को रोकने का इंटरप्शन नहीं किया जाता है, उसे हम कहते हैं ओपन इन्फ्लेशन सिनेरियो। जनरली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ऐसा होता है, फाइन। इंडिया में तो ऐसा हो नहीं सकता, क्लियर, ओके, इट वुड बी ए काइंड ऑफ केओटिक सिचुएशन। इंडिया में आप देखेंगे तो डेवलपिंग कंट्रीज़ में कहीं पे भी इस तरह से नहीं रहेगा, क्योंकि उनके अपने चैलेंजेस हैं, पॉवर्टी लेवल इतना ज़्यादा है। अभी रिसेंट में एक रिपोर्ट थी, वहाँ पे भी आपने देखा होगा, नीति आयोग की तरफ से जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिलीज किया गया है, उसके हिसाब से इंडिया में हर चौथा व्यक्ति जो है, ओके, वो क्या है, गरीब है। 25% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज बेसिकली पुअर अकॉर्डिंग टू नीति आयोग्स मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। सेकेंड क्या होगा, जहाँ पे गवर्नमेंट हो गई, है ना, या बैंक है, गवर्नमेंट के बिहाफ पे ही काम करेगा, वो क्या करेगा, वो जो प्राइस आपकी राइज हो रही है उसे रोकने का प्रयास करेगा, ठीक है, उसे हम कहते हैं रिप्रेस्ड या सप्रेस्ड इन्फ्लेशन। अब हम देखते हैं, आप देखोगे टमाटर की प्राइस बढ़ रही है ना, या फिर प्याज की प्राइस बढ़ गई, तेलों की प्राइस बढ़ रही है, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, अपनी तरफ से प्रयास यहाँ पे किया ही, या फिर ऑनियन के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट का जो स्टॉक है वो मार्केट में रिलीज करेगी, ऑनियन प्याज एक्सपोर्ट हो रहा है, उसके एक्सपोर्ट को रोका जाएगा, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे कर रही है, ठीक है। तो डेफिनेटली इंडिया के अंदर ये रिप्रेस्ड इन्फ्लेशन वाला सिनेरियो देखने को मिलता है। नेक्स्ट एक वर्ड है स्क्यूफ्लेशन। स्क्यूफ्लेशन तो इवन हमने जो फर्स्ट लेक्चर था ये वाला इन्फ्लेशन वाला, इसी में डिस्कस कर लिया था। स्क्यूफ्लेशन में क्या होगा, एपिसोडिक राइज होगा इन अ स्मॉल ग्रुप ऑफ कमोडिटीज़। जैसा हमने कोरोना वायरस के टाइम पे देखा, जो आपके डिसइंफेक्टेंट हो गए, है ना, नॉट डिसइंफेक्टेंट, सैनिटाइजर्स हो गए, ये हो गए, पीपीई आपके हो गए, ये पीपीई किट्स वगैरह है, सैनिटाइजर्स हैं, काफ़ी सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स हो गए, यू हैव दीज वेंटिलेटर्स एंड ऑल, है ना। तो काफ़ी सारी ऐसी जो ये कैटेगरी थी, ये जो ग्रुप था, उसकी प्राइसेस एकदम से बढ़ रही थी, इवन ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी, काफ़ी सारी मेडिसिन की भी हो रही थी, तो उनकी प्राइस आपका बढ़ रहा है, तो वो इन्फ्लेशन कंसिडर नहीं किया जाएगा, उसको हम कहेंगे स्क्यूफ्लेशन, ठीक है, उसको हम कहेंगे स्क्यूफ्लेशन। दिस इज द थिंग। एक और टर्म आती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, स्टगफ्लेशन, है ना। स्टगफ्लेशन क्या होता है, अब ये जो नाम है इसको अगर आप थोड़ा सा डिवाइड करते हैं, स्टगनेशन एंड इन्फ्लेशन। स्टगनेशन है मतलब जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो आपकी नहीं हो रही है, या फिर जो इकोनॉमिक ग्रोथ का रेट है वो बहुत तेज़ी से नीचे आ रहा है, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ का रेट आपका बहुत तेज़ी से नीचे आ रहा है, स्टगनेशन की आपकी सिचुएशन है, इकोनॉमिक ग्रोथ के नाम पे कुछ नहीं हो रहा है, बहुत ही कम आपकी ग्रोथ रेट यहाँ पे हो गई है। और फ्लेशन ये लिया गया इन्फ्लेशन से, और इन्फ्लेशन रेट आपकी बनी हुई है, इन्फ्लेशन रेट आपकी बहुत अच्छे से बनी हुई है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन आपकी इकोनॉमी में देखने को मिल रहा है, और अनएम्प्लॉयमेंट भी राइज हो रहा है। ये तीन आपकी चीज़ें हैं, तीन चीज़ें हैं, ठीक है। क्या क्या है स्टगफ्लेशन के अंदर, इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी नीचे आ रही है, ग्रोथ रेट नीचे आ गई है, या फिर आपकी ग्रोथ रेट नेगेटिव भी हो गई है। और जब इकोनॉमी की जो ग्रोथ रेट है या जो जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है फॉर कॉन्जिक्यूटिव 2 क्वार्टर्स, मतलब लगातार 6 महीने के लिए अगर आपकी नेगेटिव होती है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं रिसेशन। ये जो रिसेशन टेक्निकल सेंस में वर्ड यूज़ किया जाता है कि रिसेशन आ गया है, उसका मतलब है कि 3-3 महीने के 4 क्वार्टर होते हैं, तो 2 क्वार्टर कॉन्जिक्यूटिव 2 क्वार्टर के लिए अगर आपकी जीडीपी की ग्रोथ रेट नेगेटिव है तो उसे हम कहेंगे रिसेशन है। तो यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ रेट नीचे आ रही है, रिसेशनरी प्रेशर है, ठीक है ना। और इसके अलावा इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, तो ये अपने आप में एक यूनिक चीज़ हो गई है, क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि आपका इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी अच्छी रहती है ना, या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ज़्यादा है तो उसके साथ इन्फ्लेशन भी बना ही रहता है, ये देखा जाता है। लेकिन यहाँ तो हम देख रहे हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ भी आपकी कम है और इन्फ्लेशन भी ज़्यादा है, और आपका अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है, तो ये भी अगेन सिचुएशन बहुत ट्रिकी हो जाती है, डील करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और इस पूरी सिचुएशन को हमने नाम दिया स्टगफ्लेशन, ठीक है। इसे आपका स्टगफ्लेशन कहा जाता है। तो स्टगफ्लेशन क्या होता है, ये आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है, कुछ और वर्ड्स यूज किए जाते हैं, कोर इन्फ्लेशन। अब देखिए इन्फ्लेशन को मीज़र कैसे किया जाता है, उसके लिए कुछ इंडाइसेस हैं, कुछ इंडेक्स हैं, जो हम कल वाली क्लास नेक्स्ट क्लास में करेंगे।
जिसे हम कहेंगे होलसेल प्राइस इंडेक्स हो गया, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो गया। तो अब इंडेक्स के अंदर क्या है, प्राइस राइज को देखा जाता है। इसके लिए कुछ कमोडिटीज़ का एक वो लेते हैं, बास्केट ऑफ गुड्स लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में, आपने क्लोथिंग ले लिया, फुटवेयर ले लिया, फूड आइटम्स ले लिए, फ्यूल ले लिया आपने, है ना, अदर सर्विसेज ले ली, इन सबको इंक्लूड कर रहे हो तो ओवरऑल इन्फ्लेशन हमें पता चल जाता है। तो जब आप सारी की सारी चीज़ों को इंक्लूड कर रहे हो तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन। मतलब आपने उस पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर जो भी कंपोनेंट है सभी को इंक्लूड किया है, तो आप उसे कहोगे हेडलाइन इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन का मतलब इट इंक्लूड्स ऑल द कमोडिटीज, ऑल द कमोडिटीज। अब यहाँ पे WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स में सर्विसेज तो होती नहीं है, केवल गुड्स ही होते हैं, क्योंकि होलसेल पे ऐसा तो नहीं सुना ना आपने कि होलसेल पे सर्विस मिल रही है। होलसेल पे गुड्स ही चीज़ें ही मिलती हैं कि चलो वो होलसेल वाली दुकान है, वहाँ से कुछ सामान ले आते हैं, है ना। ये तो होलसेल प्राइस इंडेक्स में सर्विसेज नहीं होती, CPI में सर्विसेज होंगी। और ये वैसे कल जो नेक्स्ट आपकी क्लास रहेगी ट्यूसडे को रहेगी, है ना, तो उसमें इन सबको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना समझिए कि इन्फ्लेशन, ये जो दो वर्ड यूज़ हो रहे हैं, हेडलाइन इन्फ्लेशन का मतलब है ये सारी की सारी कमोडिटीज़ को इंक्लूड कर रहा है, फाइन। कोर इन्फ्लेशन का मतलब है आपने क्या किया, फूड और फ्यूल, ये क्या है, खाना और तेल जो है, फूड और फ्यूल को आप हटा दोगे, बाकी जो कमोडिटीज़ हैं उन्हीं के बेसिस पे आप इन्फ्लेशन को मेजर कर रहे हो। आप कहोगे सर फिर बचा ही क्या, सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन का खतरा तो यहीं रहता है, या तो खाने की चीज़ों में बढ़ रहा है या तेल के अंदर बढ़ रहा है, पेट्रोल डीजल है, फिर बचा ही क्या है। देखिए इसके पीछे रीज़न ये है कि पॉलिसी जो मेकिंग है, पॉलिसी मेकिंग में ये हेल्प करता है। पॉलिसी मेकिंग में कैसे हेल्प करेगा, क्योंकि देखिए ये चीज़ें जो प्राइस हैं, फूड की प्राइस हैं, फ्यूल की प्राइस है, बहुत वॉलेटाइल है, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, बहुत तेज़ी से चेंज होती हैं। वॉलेटाइल है मतलब बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे जाती रहती हैं। तो एक लॉन्ग टर्म के अंदर अगर पॉलिसी बनानी है तो RBI इसको यूज़ करता है कोर इन्फ्लेशन को, कि ठीक है इनको हम रखते हैं एक यहाँ पे, एक जो भी नॉर्मल प्राइस लेवल है उसको ये लेके चलेंगे, ठीक है। तो कोर इन्फ्लेशन का ये जो है रोल रहता है पॉलिसी मेकिंग के रिगार्डिंग, ठीक है। लेकिन जो भी इंडिकेटर्स आते हैं, जो भी डेटा हमारे पास आता है कि इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया, इतना % है, वो है, वो सब हेडलाइन इन्फ्लेशन का डेटा रहता है, ठीक है। RBI जिस इन्फ्लेशन की बात करता है वो CPI-C होता है, जो हम कल डिस्कस करेंगे, तो वो हेडलाइन इन्फ्लेशन ही होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड। दिस इज बेसिकली रूरल प्लस अर्बन। तो ये सारा अभी आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है कोई बात नहीं है, कल जो मतलब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है उसमें यही सब चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी के लिए ध्यान रखिए हेडलाइन इन्फ्लेशन का क्या मतलब है, कोर इन्फ्लेशन का क्या मतलब है। एक और ये फिलिप कर्व जो है ये आ जाता है, तो प्रीलिम्स में इसको जनरली पूछ सकते हैं, फिलिप कर्व क्या होता है, किसके बीच में रिलेशन बताता है एंड ऑल। तो देखिए जनरली जो होता है इन्फ्लेशन रेट और अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है, उसको फिलिप कर्व जो है यहाँ पे बताता है। इनवर्स रिलेशनशिप है मतलब अगर आपकी इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा है तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होगी। अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम, जैसे इन्फ्लेशन यहाँ पे आ गया 7% है तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3% है, इन्फ्लेशन रेट 2% है तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6% है। मतलब दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप है, एक ऊपर जा रहा है दूसरा नीचे आ रहा है, एक अगर नीचे आएगा दूसरा ऊपर आएगा। तो इस चीज को फिलिप कर्व के द्वारा दर्शाया जाता है, इतना सा आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट है इन्हें आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। एक और टर्म हमारे पास है, इसे हम कहते हैं बेस इफेक्ट। बेस इफेक्ट का क्या मतलब होता है, इट रेफर्स टू द इम्पैक्ट ऑफ प्रीवियस ईयर इन्फ्लेशन ओवर द करंट ईयर इन्फ्लेशन। मतलब पिछले साल की जो इन्फ्लेशन है उसका इम्पैक्ट इस साल की इन्फ्लेशन पे क्या होगा, वो ये हमें बताता है बेस इफेक्ट, ठीक है। इसे इस तरह से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए 2015, 2016, 2017, 2018, यहाँ पे जो चीज़ों का प्राइस लेवल है, यहाँ पे हम मान लेते हैं प्राइस लेवल 100 रुपीज़ है, 20 रुपये से बढ़ जाता है 120 रुपये हो गया, फिर 20 रुपये से बढ़ता है 140 हो गया, 160 रुपये हो गया। तो हमें 2016 में इन्फ्लेशन देखना है कितना है, ठीक है, कितना इन्फ्लेशन आ रहा है ये अगर हमें देखना है तो हम करेंगे इस साल जो प्राइस लेवल है, इस साल का प्राइस लेवल माइनस लास्ट ईयर प्राइस लेवल अपॉन लास्ट ईयर प्राइस लेवल। तो ये लगभग 20% हमारे पास आ रहा है, ठीक है। अगर आप 2017 का यहाँ पे देखोगे, ठीक है ना, 2017 का अगर यहाँ पे देखोगे तो 140 माइनस 120 अपॉन 120, इस तरह से आपको कुछ करना पड़ेगा।
तो ये कम होता जाएगा। यहाँ पे 20% आया, फिर 16 पॉइंट समथिंग शुड बी देयर। तो हर साल आपके प्राइस तो बराबर ही बढ़ रही हैं, 20-20 रुपए से ही बढ़ रही हैं, लेकिन इन्फ्लेशन रेट आपका डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि जो लास्ट ईयर का प्राइस लेवल है वो इसको इम्पैक्ट कर रहा है, वो इसको इम्पैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो दिस इज द थिंग। लास्ट ईयर का जो प्रीवियस ईयर जो इन्फ्लेशन होता है उसका करंट ईयर इन्फ्लेशन पे जो इम्पैक्ट होता है उसे हम कहते हैं बेस इफेक्ट। ये आप ध्यान रखिए। तो ये सारे जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट थे ये हमने यहाँ पे डिस्कस किए। आज की जो क्लास है इसके अंदर हमने इम्पैक्ट देखा, इन्फ्लेशन का क्या इम्पैक्ट होता है, इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल कैसे करते हैं, कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन, ये। और फिर हमने रिलेटेड कॉन्सेप्ट देखे हैं, रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हमने देखे। मेक श्योर कि आप जो है नेक्स्ट क्लास में रिवाइज करके आए चीज़ों को, जो भी अभी तक के ये 5 लेक्चर हुए हैं, और इनको आप एक बार अच्छे से रिवाइज करके आएँ। और इसके बेसिस पे हम काफ़ी सारे क्वेश्चन लेंगे प्रीवियस ईयर के, यूपीएससी के। ठीक है, पिछले साल के भी लेंगे, इस साल के भी लेंगे। काफ़ी सारे क्वेश्चन जो इस टॉपिक से रिलेटेड हैं उनको हम यहाँ पे लेंगे। तो फॉर नाउ वी आर रैपिंग अप दिस सेशन। मेक श्योर यू फॉलो मी ऑन दिस टेलीग्राम चैनल। चैनल का नाम है, ये लिंक है। अगर लिंक आपका ओपन नहीं होता है, नाम डाल के भी आप सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे आपके और डेली बेसिस पे सेशन होते हैं, जैसे डेली आपके करंट अफेयर हो गया मॉर्निंग में, उसके लिए भी आप जुड़ सकते हैं। फ्री क्लासेस हैं। अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन पे आप जा सकते हैं, जहाँ पे आपको पूरा का पूरा एक साथ पैकेज मिल जाता है, पूरी प्रिपरेशन का पैकेज एक ही जगह पे आपको अवेलेबल हो जाता है। सब्सक्रिप्शन के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। जब आप उस पर क्लिक करेंगे आपको इस तरह से ये प्लान्स दिखाई देंगे। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्लान चूज कर सकते हैं, एंड देन पुट द कोड RB लाइव, जहाँ पे एक कोड का ऑप्शन है। सो यू विल गेट दिस 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। सिमिलरली यू कैन गो फॉर आइकॉनिक। ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट है, और ये आइकॉनिक का फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया है। अगर केवल ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो ये ऑप्शनल सब्जेक्ट का फीस यहाँ पे है। ऑलमोस्ट ऑल द पॉपुलर ऑप्शनल्स आर अवेलेबल ऑन अनअकैडमी। इसके लिए जा सकते हैं। अभी नए बैचेस आपके स्टार्ट हो रहे हैं, इनमें आप एनरोल करके अपना सिलेबस पूरा कर सकते हैं। लोन फैसिलिटी का लिंक है, इसके लिए भी आप जा सकते हैं। हर संडे आपका कॉम्बैट होता है, फाइन। हर संडे सुबह 11 बजे कॉम्बैट रहता है, जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 60 मिनट में 56 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं। और 5 दिसंबर को अगला कॉम्बैट आपका रहेगा, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, फ्री होता है ये यहाँ पे पार्टिसिपेशन। बेनिफिट है काफ़ी सारे। एक तो आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, ठीक है ना। काफ़ी सारे आप प्राइसेस जीत सकते हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो, और स्कॉलरशिप का भी यहाँ पे चांस मिल जाता है। ठीक है, तो दिस इज़ द थिंग, दिस इज़ ऑल, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे।